अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बच्चों हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है वेव्स एंड ऑसिलेशन का। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेशन को। इससे पहले बेटा जो हमने चैप्टर पढ़ा है वो है वेव्स इन फिज़िकल मीडिया। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने वेव्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सबकी हमने टाइप्स पढ़ी थी। फिर उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, फर्दर उनको कितनी टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। पहले कुछ टर्म्स हैं हमारे पास जो हमने स्टडी करनी है, जो इस चैप्टर के हर टॉपिक में यूज़ हो रही हैं टर्म्स। अब वो टर्म्स कौन कौन सी टर्म्स हैं उनको मैं पहले आपको बता देती हूँ, फिर हम जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कौन कौन सा आ सकता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो टर्म्स हैं हमारे पास, जो शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम हार्मोनिक ऑसिलेशंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, हार्मोनिक वर्ड का क्या मतलब है और ऑसिलेशंस का क्या मतलब है, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑसिलेशंस क्या होती हैं, उसके बाद हम ऑसिलेटरी मोशन को डिस्कस करेंगे, ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है हमारे पास। उसके बाद हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस करेंगे कि हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारे पास क्या होते हैं। हुक्स लॉ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हुक्स लॉ ऑलमोस्ट हर हार्मोनिक ऑसिलेटर में यूज़ होगा। रिस्टोरिंग फोर्स को डिस्कस करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स भी हर हार्मोनिक ऑसिलेटर में यूज़ होती है। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, सिंपल, यहाँ तक हम देखेंगे सबसे पहले एम्पलीट्यूड तक। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो मैंने टर्म्स यहाँ पर लिखी हैं ये सारी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। इनमें से बहुत सारी टर्म्स मैंने पहले भी आपको पढ़ाई हुई हैं, आपको आती भी होंगी, जैसे टाइम पीरियड, रिस्टोरिंग फोर्स, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये सारा कुछ आपको आता होगा। दोबारा से हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले ऑसिलेशंस की टर्म को हम डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में जो हमने हार्मोनिक ऑसिलेशन पढ़नी है, इसमें जो ऑसिलेशन है, वर्ड ऑसिलेशन, इसका मतलब क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन क्या होता है। ऑसिलेशन का मतलब होता है ऑसिलेट करना, मीन्स अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करना। यहाँ पर ऑसिलेशन की हम डेफिनेशन कैसे करेंगे, 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप, 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप। अब इसका क्या मतलब है, ये इसकी डेफिनेशन है। 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप इज़ नोन एज ऑसिलेशन, अ सिंगल ऑसिलेशन। ठीक है, मैंने 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप कहा है, तो 1 मीन्स सिंगल ऑसिलेशन की यहाँ बात हो रही है। ऑसिलेशन किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है, 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप इज़ नोन एज द ऑसिलेशन और द सिंगल ऑसिलेशन। अब इसका क्या मतलब है, 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप का मतलब होता है एक पूरा मुकम्मल चक्कर, फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पर इसकी कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन क्या है हमारे पास, about a fixed point से सेंटर। बुक में थोड़ी डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट है, तो इस यहाँ से मैंने ये वाली डेफिनेशन जो की है ये फर्दर आसान है उसके मुकाबले में। तो 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट से सेंटर, मींस जो फिक्स्ड पॉइंट होगा वो कौन सा फिक्स्ड पॉइंट होगा, वो सेंटर होगा। फॉर एग्जांपल, अब हमने एक ले ली है, फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, उसने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया है। मूव करने के बाद वो इस तरीके से मूव कर रहा है, मूव करने के बाद वो वहीं पर आ गया है, ये एक चक्कर पूरा हो गया। अब उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, दूसरा चक्कर स्टार्ट कर दिया, दूसरा चक्कर स्टार्ट किया, फिर उसी रास्ते से होता हुआ वो वहाँ पर आ गया। या वही ऑब्जेक्ट
थोड़ा सा दूर जाता है और दूर जाकर इस तरीके से मूव करता हुआ वो वापस अपनी पोजीशन पर आ गया। तो ये एक चक्कर मुकम्मल हो गया, मीन्स इसमें एक चक्कर मुकम्मल हो गया, दूसरा चक्कर मुकम्मल हो गया, या रेडियस हमने ज़्यादा कर दिया तो चक्कर मुकम्मल हो गए। दोनों केसेस में हमारे पास जो सेंटर है, इसे मैं सी का नाम दे रही हूँ, सेंटर हमारे पास फिक्स है। तो दोनों केसेस में जब सेंटर फिक्स है और बॉडी अपना कंप्लीट राउंड ट्रिप दे रही है, हमें एक कंप्लीट चक्कर दे रही है, तो इस तरह की जो हमारे पास मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं ऑसिलेशन। इसे हम बोलेंगे ऑसिलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेशन है, ठीक है। एक चक्कर जो होता है उसे हम कहते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेटरी मोशन कौन सी होती है? ऑसिलेटरी मोशन का मतलब है ऐसी मूवमेंट जो ऑसिलेट करती रहती है। ऑसिलेट कहाँ करती है? जैसे मैंने यहाँ पर कहा अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज़ द सेंटर। यहाँ पर भी अबाउट अ फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट क्या है? इट्स मीन पोजीशन, जिसे आप रेस्ट पोजीशन का भी नाम देते हैं। सो ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन हम कैसे करेंगे? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब है आगे पीछे की मूवमेंट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज द ऑसिलेटरी मोशन। इसे हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन का क्या मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ मूव कर रहा है तो वो वापस इस तरफ भी आएगा, दोबारा इस तरफ आने के बाद वो इस तरफ जाएगा और अगेन इस तरफ आएगा। इस तरह की जो मूवमेंट होती है इसे हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। अबाउट इट्स मीन पोजीशन का क्या मतलब है? मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहाँ पर बॉडी रेस्ट में होती है, वहाँ पर उसके ऊपर कोई फोर्स अफेक्ट नहीं कर रही होती। बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, वहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो होती है, मीन्स रेस्ट पोजीशन में। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल है, लेट्स सपोज ये एक थ्रेड है और इस थ्रेड के एंड पे मैंने एक बॉल लटका दिया और मैंने इसको इस तरह रख दिया, इस तरह रख दिया। तो ये जो हमारे पास थ्रेड होगा और जो बॉल है ये मूव नहीं कर रही। तो ये जब मूव नहीं करेगी, जहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, जहाँ पर ये रेस्ट में आ जाएगी, इसे हम कहेंगे ये इसकी मीन पोजीशन है। इसी पोजीशन को हम रेस्ट का नाम देंगे। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, हम कंसीडर कर रहे हैं कि इसका ये वाला जो पॉइंट है ये फिक्स है, जस्ट ये वाला पॉइंट मूविंग है, तो ये फिक्स पॉइंट है हमारे पास। अब ये मूव कर रहा है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई है राइट साइड पे, तो ये इस तरफ मूव कर रहा है। इधर लाकर मैंने छोड़ दिया तो ये क्या करेगा? वापस, क्योंकि मैंने इसे धागे की मदद से लटकाया हुआ है, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, दोबारा से इस तरफ आएगा। जब तक इसके ऊपर मेरी लगाई हुई फोर्स का असर रहेगा ये मूव करता रहेगा। और जब इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होने लगेगी, इसकी मूवमेंट कम होते होते ये वापस अपनी इसी पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये जो मोशन है, जो मीन पोजीशन, देखिए मीन पोजीशन से इस तरफ गया, फिर मीन पोजीशन पर आया, फिर इस तरफ गया, फिर मीन पोजीशन पर, फिर इस तरफ। तो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाली जो मूवमेंट है इसे हम नाम देते हैं ऑसिलेटरी मोशन का और टू एंड फ्रो मोशन का। क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ पर मैं आपको मीन पोजीशन के बारे में बता रही थी कि जो रेस्ट पोजीशन होती है वो मीन पोजीशन होती है, जबकि मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट है और ये जब यहाँ पर जा रहा है, मीन्स वो मैक्सिमम पॉइंट जहाँ तक मैंने फोर्स लगाई है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन का, और दोबारा मीन पोजीशन पर आएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा। इसको आप कह सकते हैं ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड पर, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड पर। तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बारे में हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम किस तरीके से लेते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर कौन से ऑसिलेटर होते हैं, इन्हें अब हम डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ऑसिलेशन और ऑसिलेटरी मोशन दोनों में डिफरेंस जो है वो पता चल गया होगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होते हैं? देखिए,
ऐसे ऑसिलेटर जो हमें ऑसिलेशन प्रोवाइड करते हैं, ऑसिलेशंस मीन ऑसिलेटरी मोशन हमें देते हैं, ऑसिलेशन प्रोवाइड करते हैं, बट वो हार्मोनिक होते हैं। हार्मोनिक का क्या मतलब है? वो अपनी ऑसिलेशन को एक फ़िक्स टाइम के लिए रिपीट करते रहते हैं। जैसे मैंने सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल ली कि अगर उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस अफेक्ट करने लगेगी, वो कुछ टाइम के बाद रुक जाएगा। जब वो रुक जाएगा तो इट्स मीन कुछ टाइम तो उसने अपनी मोशन को रिपीट किया, तो उसको हम नाम दे सकते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे? हार्मोनिक ऑसिलेटर, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, दैट मूव, जो मूव करता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट देता है हमें, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वो हमें क्या करता है? टू एंड फ्रो मोशन देता है। दैट रिपीट इटसेल्फ, और ये मोशन क्या करती है? खुद को रिपीट करती है, इटसेल्फ, फॉर सम इंटरवल ऑफ टाइम। आप इसकी डेफिनेशन ये करेंगे, फॉर सम इंटरवल ऑफ टाइम। अगर बुक से आपने करनी हो तो बुक से भी कर सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट मैंने आपको सिंपल वर्ड में कन्वर्ट करवा दिया डेफिनेशन। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपको टू एंड फ्रो मोशन देता है अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द, और वो मोशन रिपीट होती रहती है कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, कुछ टाइम तक वो रिपीट होती रहती है, उसके बाद वो रुक जाती है, इसे हम कहेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं सिंपल पेंडुलम एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है। आप कह सकते हैं कि जो मास स्प्रिंग सिस्टम है, आपने मैट्रिक में भी इनके प्रैक्टिकल किए होंगे, मास स्प्रिंग सिस्टम है, वो भी एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है। कंपाउंड पेंडुलम का प्रैक्टिकल आपने किया होगा, ये भी एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप अपनी डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व कर रहे हो, जिन पर ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही हो, उन्हें हम हार्मोनिक ऑसिलेटर का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म थी बच्चों, वो थी हुक्स लॉ, जो ऑलमोस्ट हर हार्मोनिक ऑसिलेटर में यूज़ होता है। तो हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ को स्टडी करते हैं अब हम। हुक्स लॉ, तो हुक्स ने क्या कहा? हुक साइंटिस्ट का नाम था। अकॉर्डिंग टू दी हुक्स लॉ, स्टेटमेंट क्या है इसकी? पहले मैं आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बताती हूँ, उसको आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू दी हुक्स, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्सटेंशन। अब ये एक्स क्या है? यहाँ पर साइड पर मैं लिख रही हूँ, ये है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब है किसी चीज़ को खींचना। मतलब अगर मेरे पास एक रबड़ बैंड है, ठीक है, मैं उसे खींचूँ, उसका एक पॉइंट फिक्स कर दूँ और उसे दूसरे पॉइंट से खींचूँ तो वो एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस हुक्स लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, जिसमें हम एक हेयर बैंड को या रबर बैंड को कंसीडर करेंगे। तो अभी हम इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करते हैं। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्स, वेयर एक्स इज़ दी एक्सटेंशन। और जब हम इस साइन को हटाते हैं तो आपको पता है हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, F इज़ इक्वल टू के एक्स। ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई किसकी? हुक्स लॉ की मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। के को हम क्या बोलते हैं? इसको हम हुक्स कांस्टेंट बोलेंगे या स्प्रिंग कांस्टेंट इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि मास स्प्रिंग सिस्टम में इसे हम यूज़ करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू दी हुक्स लॉ ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, F इज़ इक्वल टू के एक्स, लेकिन इसमें एक कमी है। वो कमी क्या है? हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा रहे हैं, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन आना चाहिए, माइनस के एक्स। क्यों नेगेटिव साइन आना चाहिए? हुक्स ने कहा कि जब हम कहते हैं फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्सटेंशन, इसका मतलब है फोर्स लगाने से एक्सटेंशन भी ज़्यादा हो रही है। मतलब अगर हम कोई ऐसी चीज़ लेते हैं जिसमें इलास्टिसिटी है तो हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी इलास्टिसिटी की वजह से एक्सटेंशन भी ज़्यादा होती रहेगी, मीन्स वो खिंच जाएगी।
लेकिन वो जो एक्सटेंशन होगी और जो फोर्स होगी दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसलिए हमें नेगेटिव साइन यूज़ करना चाहिए। सो दिस वन इज़ द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द हुक्स लॉ। किस तरीके से प्रैक्टिकली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक हेयर बैंड है। हेयर बैंड की एग्जांपल लेते हैं, इलास्टिसिटी है इसमें। इस तरीके से देखें, ये मैंने एक बोर्ड मार्कर लिया है, बोर्ड मार्कर के ऊपर मैंने इसको फिक्स कर दिया है, हेयर बैंड को फिक्स कर दिया है। अब क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी है तो मैं इसे दूसरी साइड से, इसका जो ये वाला पॉइंट है इसको हम फिक्स रखेंगे, ये फिक्स है, और इसे दूसरी साइड से खींचते हैं, मीन्स फोर्स लगा रही हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू दी हुक्स लॉ फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्सटेंशन, मीन्स जितनी फोर्स में लगाऊंगी उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन होगी, ये खींच जाएगा, लंबा हो जाएगा। देखिए मैं इस तरफ फोर्स लगा रही हूँ, फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, जबकि मेरा ये वाला पॉइंट फिक्स है। अगेन देखें, मैं फोर्स राइट हैंड साइड से इस हाथ से लगा रही हूँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में अपनी तरफ लगा रही हूँ, ये लंबा हो रहा है। अब ये किस डायरेक्शन में एक्सटेंशन हो रही है इसकी, देखें फोर्स मैं इस तरफ लगा रही हूँ जबकि एक्सटेंशन तो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। पहले ये कम था, इसकी लेंथ कम थी, लेकिन जब मैंने अपनी तरफ फोर्स लगाई तो एक्सटेंशन ऊपर की तरफ हुई। इस वजह से हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ किया, जो हम मास स्प्रिंग सिस्टम में भी यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा हुक्स लॉ। सो इसकी स्टेटमेंट आप क्या करेंगे, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्सटेंशन, ये हमारी क्या है हुक्स लॉ की स्टेटमेंट है। मैथमेटिकल फॉर्म आप इस तरीके से करेंगे, के को बता देंगे कि हुक्स कांस्टेंट है, और इसी को अब हम मास स्प्रिंग सिस्टम में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो टर्म है बच्चों हमारे पास वो है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है हमारे पास, अब नाम शो कर रहा है रीस्टोर। रीस्टोर अब आपको पता होगा, आपने मोबाइल को भी काफ़ी मरतबा रीस्टोर किया होगा। तो रीस्टोर करने से मोबाइल क्या होता है, मोबाइल में जो चीज़ें होती हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती हैं, रीस्टोर हो जाती है, मीन्स जैसे पहले थी वहीं पर आ जाएंगी। ऐसी फोर्स जो रीस्टोर करती है, किसको रीस्टोर करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने एक स्प्रिंग के साथ बांधकर फोर्स लगाई है डाउनवर्ड, फिर मैंने छोड़ दिया। अब फोर्स तो मैंने डाउनवर्ड लगाकर उसे छोड़ दिया, लेकिन ये क्या करेगा, इस स्प्रिंग की मदद से वापस अपनी इसी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा जहाँ वो पहले था। वो फोर्स जो इसे वापस लेकर, क्योंकि मैं तो वो फोर्स नहीं लगा रही, वो फोर्स जो इसे वापस अपनी इस ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आ रही है, इसे हम कहेंगे ये रीस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि ये रीस्टोर कर रही है। किसको रीस्टोर कर रही है, इस बॉडी की, इस ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर कर रही है। So restoring force is the force that restore the object original position. ओके तो यहाँ पर मैंने restoring force की डेफिनेशन मेंशन कर दी है। force which restore the object's original position is known as the restoring force. restoring force को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्टली बुक में इसे F और स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक बात का यहाँ ख्याल करना है कि अगर आप ले रहे हैं F इज़ इक्वल टू, हुक्स लॉ की बात कर रही हूँ मैं, अगर आप ले रहे हैं F इज़ इक्वल टू KX फॉर दी राइट वर्ड, मीन्स अगर आप फोर्स लगा के खींच रहे हैं उसे, KX ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो रीस्टोरिंग फोर्स में इसे आप नेगेटिव लेंगे, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के हमेशा उलट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। ये हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स में अगर हम हुक्स लॉ लें तो ये -KX आएगा, अगर हम सिंपल राइटवर्ड फोर्स लें तो KX आ जाएगा हमारे पास। अगर हम फोर्स और एक्सटेंशन का रिलेशन देखें तो फिर हमारे पास नेगेटिव साइन अगेन आ जाएगा। आई होप आपको ये टर्म समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट में हमने डिस्कस करना है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड, और फिर हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट टर्म बेटा हमारे पास थी टाइम पीरियड। सो व्हाट इज़ द टाइम पीरियड एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टाइम पीरियड एंड द सिंपल टाइम।
टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। टाइम टू कंप्लीट वन राउंड ट्रिप इज़ नोन एज द टाइम पीरियड। आप आगे डेफिनेशन कंप्लीट कर देंगे। टाइम टू कंप्लीट वन राउंड ट्रिप इज़ नोन एज द टाइम पीरियड। इट इज़ represented by capital T and the unit is second represented by small s। अब टाइम पीरियड क्या है, कोई भी ऐसा हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसमें एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के लिए, एक मुकम्मल चक्कर के लिए आपको जितना टाइम रिक्वायर है, इसे हम कहेंगे टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल लेती हूँ। ये इसकी मेन पोजीशन है। मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई। फोर्स लगाने से मैं इसे राइट साइड पे ले आई हूँ। अब ये कहाँ पर आ गया, अब ये इधर आ गया। ये इसकी क्या है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। अब फोर्स लगाकर मैंने इसको रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया। ये क्या करेगा, ये वापस अपनी मेन पोजीशन पर आएगा, लेकिन मेन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, बल्कि यहाँ तक आएगा, मेन पोजीशन से आगे जाएगा और ये इसकी सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन आ गई इस तरफ। लेकिन ये इस पोजीशन पर भी नहीं रुकेगा, दोबारा मेन पोजीशन पर आएगा और यहाँ पर आएगा। अब देखें, मैंने इसको छोड़ा था इस इनिशियल पोजीशन से, ये मेरी इनिशियल पोजीशन थी। इसने क्या किया, मेन पोजीशन पर आया, एक्सट्रीम पर गया, एक्सट्रीम से मेन पर आया, फिर इनिशियल पोजीशन पर। मीन्स राउंड ट्रिप का क्या मतलब होता है, मैंने कहा था राउंड ट्रिप का मतलब होता है एक मुकम्मल चक्कर। जहाँ से हमने शुरू किया वहीं पर हम वापस आ गए हैं। मीन्स इनिशियल पोजीशन इज़ इक्वल टू दी फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर देखें, जहाँ से मैंने छोड़ा था बॉडी वहीं वापस आ रही है। सो इट्स मीन यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक और फिर वापस आने तक जितना टाइम इस सिंपल पेंडुलम ने लिया है, इसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। लेकिन ये तो हो गया टाइम पीरियड। सिंपल टाइम क्या है, सिंपल टाइम की डेफिनेशन बताती हूँ आपको। इसी केस की एग्जांपल ले लेते हैं हम। टाइम एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट का क्या मतलब है, ये भी मैं अभी आपको समझाती हूँ। एट एनी पॉइंट इज़ नोन एज द सिंपल टाइम एंड इज़ represented by small t. Unit is the same as second represented by small s. अब सिंपल टाइम क्या है, टाइम पीरियड, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिंपल टाइम, टाइम एट एनी पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ से छोड़ दिया और मैंने यहाँ पर, जब ये यहाँ पर आया मैंने फ़ौरन टाइम नोट कर लिया। सो दैट विल बी दी सिंपल टाइम। वो टाइम पीरियड नहीं कहलाएगा, वो सिंपल टाइम है। आप यहाँ पर टाइम नोट कर लें, ये जब बॉडी यहाँ से होके यहाँ तक आ गई है तब टाइम नोट कर लें। मतलब अभी बॉडी ने एक चक्कर पूरा नहीं किया, हमने उससे पहले ही टाइम नोट कर लिया, या चक्कर पूरा होने के बाद हमने 1.5 चक्कर पर टाइम नोट कर लिया, या 2.5 के चक्कर के बाद हमने टाइम नोट कर लिया, वो सिंपल टाइम कहलाएगा। टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होनी चाहिए, 2 कंप्लीट राउंड ट्रिप होनी चाहिए, 3 कंप्लीट राउंड ट्रिप होनी चाहिए। वो जो टाइम होगा उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सिंपल डेफिनेशन इसकी हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेव्स, क्योंकि वेव्स का चैप्टर आपने पढ़ा है, हमने लास्ट टाइम इसको एंड किया है, तो इसलिए मैं नंबर ऑफ वेव्स ले रही हूँ। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट in 1 second is known as the frequency। फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से, और इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज़ होता है। हर्ट्ज़ साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था, और इसका यूनिट Hz हम लिखते हैं, H कैपिटल और Z हमारे पास क्या आएगा, Z स्मॉल आएगा। हर्ट्ज़ जिसे बोलते हैं हम,
हर्ट्ज़, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ HERTZ, ये हमारे पास आ जाएगा हर्ट्ज़। एंड द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसी डेफिनेशन को अप्लाई कर दूँ इसके ऊपर तो क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब होगा कि यहाँ पर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेती हूँ और उस पॉइंट में से ये सिंपल पेंडुलम जितनी बार गुजरेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है, फिक्स हो गया ये पॉइंट। तो हम अब कंसीडर करते हैं कि इस पॉइंट में से जो हमने एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट में से ये जो सिंपल पेंडुलम है ये गुजरा है 2 टाइम, मीन्स यहाँ से एक बार गुजरा और फिर दोबारा गुजरा, 3 टाइम गुजरा, मीन्स जितनी बार ये जो सिंपल पेंडुलम है ये इसमें से गुजरेगा यही इसकी कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। मीन्स अगर 3 टाइम्स गुजरा है तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 हर्ट्ज़, ये इसकी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट टर्म है बच्चों हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारे पास? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन्स हम जो हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्कस कर रहे हैं उनका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा कहाँ से? मीन पोजीशन से, किसी भी साइड पे, पॉजिटिव साइड पे हो सकता है, नेगेटिव साइड पे हो सकता है, उसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। हम इसका यूनिट मीटर में लेते हैं। एम्पलीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन कोई फिक्स नहीं है, डिफरेंट बुक्स में इसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल इसी सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ से मीन पोजीशन से इसे फोर्स लगाई थी और खींच कर यहाँ तक लेकर आई थी। मीन्स मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये वाला हो गया, तो पॉजिटिव एक्स साइड पे, इसको हम क्या कहेंगे? ये इसका एम्पलीट्यूड है। या अगर मैं इसको यहाँ तक लेकर आती हूँ ये इसका एम्पलीट्यूड होगा। मीन्स ये जो सिंपल पेंडुलम है ये जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इस साइड पर मैक्सिमम, या इस साइड पर मैक्सिमम जितना कवर कर रहा है ये कहलाएगा एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? मीन्स ये पॉजिटिव एक्स साइड पर है या नेगेटिव एक्स साइड पर है, तो आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? लेट्स सपोज वेव की फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये एम्पलीट्यूड जो है मीन्स ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये पॉजिटिव साइकिल रिप्रेजेंट करेगा इस एम्पलीट्यूड को। और ये है हमारे पास नेगेटिव साइकिल, ये जो मैक्सिमम पीक पॉइंट तक, नेगेटिव पीक पॉइंट तक जितना हमारे पास वैल्यू आएगी, वर्टिकल वैल्यू, ये कहलाएगी एम्पलीट्यूड। और ये नेगेटिव साइकिल के लिए तो इसको आप ले सकते हैं, ये वाला जो एम्पलीट्यूड होगा ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। और टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल एम्पलीट्यूड हमारे पास आ जाएगा। टाइम पीरियड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक वेव की फॉर्म में। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक वेव है, हमारे पास यहाँ से यहाँ तक मीन्स क्रस्ट हम कहते हैं ये वेवलेंथ है। तो टाइम पीरियड को हम वेव पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यही जो हमारे पास वेवलेंथ होती है यही टाइम पीरियड के इक्वल होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेव की फॉर्म में? 2 वेव्स में ले लेती हूँ। एक है हमारे पास ये वाली वेव और दूसरी है हमारे पास ये वाली वेव। अब किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? ये वाली जो वेव है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है। इस वाली वेव को अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम है। लेकिन अगर आप इस वेव को देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी वेवलेंथ कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। मीन्स हम इस तरीके से वेव की फॉर्म में फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये रिलेशन भी वेरीफाई हो जाएगा। आई होप आपको वेव की फॉर्म में भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो आ गई है, और जितनी भी टर्म्स हमने डिस्कस करनी थी वो हमने टर्म्स भी डिस्कस कर ली हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है उसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट भी है ये। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, अभी मैंने आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर की डेफिनेशन बताई, उसी को हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का नाम दे सकते हैं। द ऑसिलेटर दैट गिव अस द टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ नोन एज द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंपल
हार्मोनिक मोशन को, जिसको हम SHM भी एब्रीवेट के तौर पर ले सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या मतलब है? द मोशन in which acceleration of the object is directly proportional to the extension, या आप इसे displacement का भी नाम दे सकते हैं, but negative of the displacement। फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेशन हम किस तरीके से मेंशन करते हैं? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ F = ma। तो अगर एक्सेलरेशन इस साइड पर है, मींस फोर्स में इस साइड पर अप्लाई कर रही हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड पर होना चाहिए। नेगेटिव साइन इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह की जो मोशन होगी उसे हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इस तरह का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, किसकी एग्जाम्पल लेंगे? बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है ये, मास स्प्रिंग सिस्टम। मतलब हम यहाँ पर लेंगे एक मास, उसके साथ अटैच करेंगे स्प्रिंग, वहाँ पर अप्लाई करेंगे फोर्स, और हम उसको स्टडी करेंगे। क्या क्या चीज़ें हम इसमें फाइंड आउट करेंगे? हमने यहाँ पर बच्चों फाइंड आउट करनी है, जितने भी हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ने हैं हमने सब में ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, सेकंड वन डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, थर्ड वन हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है सब में। और ये जो सिस्टम है, लॉन्ग क्वेश्चन है आज का हमारा, इसमें भी हम यही चीज़ें स्टडी करेंगे। एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे फ्रीक्वेंसी,